फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग से जो चर्चा करेंगे वो रेगिस्तान के बारे में, डेजर्ट के बारे में। यानी रेगिस्तान क्या है, उसके निर्माण कैसे होता है, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान और रेगिस्तान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा आप लोग से आज के वीडियो में हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लें चर्चा कि रेगिस्तान क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के अनुसार जो सबसे मान्य है परिभाषा, जिसको माना जाता है सबसे, वह स्थान जहाँ पे 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम वर्षा होती है, यानी वह स्थान जहाँ पे 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम वर्षा होती है उसे रेगिस्तान कहा जाता है। विश्व के लगभग अगर देखा जाए तो 1/3 भाग पर, लगभग 33% भाग पर रेगिस्तानों का विस्तार है। रेगिस्तान कई प्रकार का हो सकता है। रेगिस्तान बर्फीला हो सकता है, बालू युक्त हो सकता है, पथरीला युक्त हो सकता है, नमक युक्त हो सकता है। तो जो अगर हम लोग देखें तो रेगिस्तान का जो सतह है वो कई प्रकार का हो सकता है। तो हम चर्चा पहले कर लें कि रेगिस्तान के कुछ अन्य जो नाम हैं, यानी डेजर्ट के कुछ अन्य नाम हैं, उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो रेगिस्तान को मरुस्थल भी कहा जाता है। मरु का मतलब होता है रेत या बंजर भूमि, और स्थल का मतलब होता है स्थान। ऐसा स्थान जहाँ पे रेत या बालू से भरी बंजर भूमि हो उसको हम लोग रेगिस्तान कहते हैं या मरुस्थल कहते हैं उसको। एक वीरान भूमि भी इसको कहा जाता है, जहाँ कोई बसावट ना हो, जहाँ जीवन ना हो। इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है वीरान भूमि, क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी और वनस्पतियों की कमी होती है, जिस कारण यहाँ जीवन कठिन होता है। इसलिए इसे वीरान भूमि कहा जाता है, क्योंकि वनस्पतियाँ और जीवों की संख्या बहुत ही कम होती है यहाँ। बंजर भूमि भी इसको कहा जाता है, ऐसा स्थान जहाँ खेती नहीं हो सकती है। इसका कारण क्या होता है कि रेगिस्तानी मिट्टी जो शुष्क होती है, ड्राई होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए यहाँ पे चूँकि खेती हो नहीं सकती तो इसको बंजर भूमि भी कहा जाता है। एक शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है, ड्राई रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से कम होती है, तो इसको शुष्क क्षेत्र भी कहा जाता है, ड्राई रीजन भी कहा जाता है। और एक थल क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है बड़ी रेतीली भूमि। और ये मुख्य रूप से जो थल क्षेत्र यूज किया जाता है वो राजस्थान में और पाकिस्तान में यूज किया जाता है रेगिस्तानों के लिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के राजस्थान की सीमा पे थार मरुस्थल है, वहाँ इसको थल भी कहा जाता है। तो इस तरीके रेगिस्तान के कई नाम हैं, मरुस्थल, वीरान भूमि, बंजर भूमि, शुष्क क्षेत्र, या हम लोग कहते हैं कि थल क्षेत्र, और अंग्रेजी में इसको डेजर्ट कहा जाता है। अब हम लोग देखें कि रेगिस्तान कितने प्रकार का होता है। रेगिस्तान देखा जाए तो रेगिस्तान मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक गर्म और शुष्क रेगिस्तान, जिसको हम लोग कहते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, ठंडे रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट, तटीय रेगिस्तान कोस्टल डेजर्ट, और अर्ध शुष्क रेगिस्तान यानी हम लोग सेमी एरिड डेजर्ट भी कहते हैं। थोड़ी सी चर्चा हम आप लोग से कर लेते हैं कि गर्म और शुष्क रेगिस्तान किसको कहा जाता है। वो रेगिस्तान जहाँ पूरे साल उच्च तापमान रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और तथा वर्षा अत्यंत कम होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, गर्म या शुष्क रेगिस्तान कहा जाता है। गर्म और शुष्क रेगिस्तान कहा जाता है। ये रेगिस्तान मुख्यतः उपोष्णकटिबंधीय पेटी यानी जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, या हम लोग कह सकते हैं कि 20 से लेके जो 30 अंश या 35 अंश अक्षांश के मध्य वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के रेगिस्तान आपको अधिक मिलेंगे। खासकर 30 से 35 अंश अक्षांश के आसपास ये रेगिस्तान बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं सहारा रेगिस्तान, जो थार रेगिस्तान है, या हम लोग कह सकते हैं अरब रेगिस्तान है। इसी प्रकार के रेगिस्तान है, गर्म और शुष्क रेगिस्तान माने जाते हैं। इसके अलावा कालाहारी को भी शुष्क और गर्म में ही माना जाता है। ठंडे रेगिस्तान वह रेगिस्तान जहाँ तापमान बहुत ही कम होता है, वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान की पहली शर्त ही यही है कि 25 सेंटीमीटर से प्रतिवर्ष वर्षा कम होनी चाहिए, और तापमान बहुत ही कम होता है, शून्य के आसपास होता है। ऐसे रेगिस्तानों को हम लोग ठंडे रेगिस्तान कहते हैं, और प्रायः यह बर्फ़ के रूप में होते हैं, बर्फ़ ढका होता है। और विश्व का लगभग 2/3 लगभग 66 से 70% तक का रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान ही है। तो अधिकांश जो रेगिस्तान हम लोग कह सकते हैं ठंडे रेगिस्तान है, और ये बर्फ़ के रूप में ज़्यादातर पाया जाता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि अंटार्कटिका रेगिस्तान ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका है, सहारा नहीं है। इसके अलावा
जो आर्कटिक रेगिस्तान है, ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये दोनों अगर रेगिस्तानों को मिला दिया जाए तो विश्व के 55 से लेकर 60% रेगिस्तान का हिस्सा अंटार्कटिका और आर्कटिक में, यानी आधे से अधिक यहीं पे है। इसके अलावा ठंडे रेगिस्तान में और गोबी रेगिस्तान है जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, और हम लोग कह सकते हैं लद्दाख रेगिस्तान ये भारत में है। जो लद्दाख जम्मू कश्मीर वाले साइड में है, लद्दाख जो है ये भारत का रेगिस्तान है। तटीय रेगिस्तान किसको कहा जाता है? वह रेगिस्तान जो सागरों या महासागरों के किनारे पर स्थित होते हैं, उन्हें तटीय रेगिस्तान कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः समीपवर्ती ठंडी महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण होता है। जहाँ पे ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं वहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा कर देती हैं और रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। और समानता अगर हम लोग देखते हैं तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में इस तरीके के रेगिस्तान पाए जाते हैं। जैसे हम लोग आटाकामा रेगिस्तान के बारे में बता दूं, ये दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान यानी सबसे कम वर्षा वाला रेगिस्तान जो है वो आटाकामा है। ये अगर देखेंगे तो चिली और पेरू के तटीय भाग में पाया जाता है। इसके निर्माण का जो मुख्य कारण रहा है हम्बोल्ट या पेरू ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के कारण इस रेगिस्तान का निर्माण माना जाता है। एक नामीब रेगिस्तान है, नामीब ये रेगिस्तान नामीबिया में है। इसका निर्माण बेंगुला ठंडी जलधारा के कारण हुआ। ऐसे एक बाजा कैलिफोर्निया रेगिस्तान है, ये मैक्सिको में है। इसका निर्माण हुआ कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के कारण। इसी तरीके से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तटीय रेगिस्तान जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय भाग में पाया जाता है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन ठंडी धारा के कारण इसका निर्माण हुआ। तो तटीय क्षेत्रों में महासागरीय जहाँ ठंडी धाराएं हैं वहाँ भी रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। पृथ्वी की अगर सतह पे देखा जाए, सरफेस के रचना के आधार पे अगर रेगिस्तान को देखा जाए तो भी 4 प्रकार का होता है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि जो रेगिस्तान होगा वहाँ पे बालू होगा, केवल बालू ही बालू होगा, ऐसा नहीं होता है। तो पृथ्वी की सतह के आधार पे हम लोग देख लेते हैं, सरफेस के आधार पे देख लेते हैं कि रेगिस्तान कितने प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का होता है। एक रेतीला रेगिस्तान जिसको हम लोग सैंडी डेजर्ट कहते हैं या अर्ग भी कहा जाता है, सैंडी डेजर्ट या अर्ग भी कहा जाता है। इस पर क्या होता है, सतह पे अधिकांश जो भाग होता है रेत के विशाल टेले सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं। विशाल टीलों को अंग्रेजी में सैंड ड्यून्स कहा जाता है, पाए जाते हैं और ये बालू युक्त होते हैं। उदाहरण जैसे हम लोग कहते हैं सहारा मरुस्थल का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो रेत युक्त है। इसी तरीके थार मरुस्थल जो है अब उसका भी जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है वो बालू युक्त है। रब अल खाली जो मरुस्थल है सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई देश में पाया जाता है, ये भी बलुआ है, यानी हम लोग कह सकते हैं रेतीला जो रेगिस्तान है। काराकुम जो तुर्कमेनिस्तान में रेगिस्तान है, ये भी रेतीला है। और नामीब रेगिस्तान जो है नामीबिया में, ये भी रेतीला रेगिस्तान है। इसी तरीके से जो रेगिस्तान का अन्य प्रकार होगा पथरीला। इसमें क्या होता है, सतह ठोस और पथरीली होती है। देखिएगा सभी बालू युक्त तो नहीं रेगिस्तान होते, ठोस और पथरीली होती है। रेत होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, सतह एकदम असमतल होती है। अगर हम लोग देखेंगे सहारा का जो अधिकांश है, सहारा का ज़्यादातर जो हिस्सा है या बहुत कुछ हिस्सा उसमें जो अल्जीरिया और लीबिया वाला जो हिस्सा है वो पथरीला प्रकार का है। देखिए एक बार मैं पुनः बता दूं कि जो सहारा रेगिस्तान है उसमें कई प्रकार का सतह पाई जाती है, पथरीली भी है, रेतीली भी है, नमकीन सतह भी पाई जाती है, कई प्रकार की सतह पाई जाती है। इसके अलावा गिब्सन रेगिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया का है, पैटागोनियन जो रेगिस्तान है जो हम लोग कह सकते हैं जो अर्जेंटीना में है, और गिब्सन रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी पथरीला रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल का अधिकांश भाग जो मंगोलिया और चीन की सीमा पर है, ये भी पथरीला है। और जो लद्दाख रेगिस्तान है भारत का, ये भी पथरीला है। तो पथरीला रेगिस्तान दुनिया में सबसे अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार कंकरीला रेगिस्तान या हमको स्टोनी या ग्रेवल डेजर्ट या इसको रग भी कहा जाता है। इस पर सतह पे जो होता है छोटे छोटे कंकड़ और बजरी जैसी परत होती है। अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो छोटे छोटे कंकड़ और बजरी की परत मिलेगी। ये रेत बहुत कम मिलेगी, ज़मीन कंकरीली और कठोर होती है। इस प्रकार के रेगिस्तान सहारा के कुछ हिस्सों में मिलेगा। ईरान का एक रेगिस्तान है दस्त कबीर, इसके कुछ हिस्सों में मिलेगी। आटाकामा जो रेगिस्तान आपका चिली और पेरू की सीमा पर है, इसमें मिलेगा। और एक नेगेव रेगिस्तान है, नेगेव रेगिस्तान जो इजराइल में, तो यहाँ पर भी अगर आप लोग जाएंगे तो आपको कंकरीला रेगिस्तान मिलेगा। एक नमकीन रेगिस्तान होता है जिसको साल्ट डेजर्ट या साल्ट फ्लैट या इसी को प्लाया भी कहा जाता है। इस रेगिस्तान को ये भी मिलता है। इस पर सतह की नमकीन की मोटी परत होगी, जो सतह होगा ज़मीन की उस पर नमक की मोटी परत होती है, साल्ट की मोटी परत होती है। इसका निर्माण कैसे होता है,
खारी झील या समुद्र के सूखने से बना। अतीत काल में जो समुद्र थे सूख गए या कोई झील सूख गई, उसके कारण इसका निर्माण हो गया। और वर्षा होने पर ये जो क्षेत्र होता है दलदली बन जाता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं जो भारत का कच्छ का रण है, जो गुजरात क्षेत्र में है, ये एक प्रकार का नमकीनी रेगिस्तान है। एक सलार दे उयूनी है, सलार दे उयूनी जो क्षेत्र है बोल्विया में इसी प्रकार का रेगिस्तान है। चायार साल्ट लेक ये चीन में इसी प्रकार का रेगिस्तान है। बोनबिल साल्ट फ्लैट्स ये यूएसए की ऊटा प्रांत में पाया जाता है, ये नमकीन रेगिस्तान है। साल्ट डेजर्ट ये है। इसके अलावा अगर हम लोग कह सकते हैं आटाकामा साल्ट फ्लैट ये चिली में, दस्त कबीर ईरान में, और रन ऑफ कच्छ जैसा हमने आपको बताया भारत और पाकिस्तान में, ये भी नमकीन प्रकार का रेगिस्तान है। अब हम आप लोग देख लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा कि पृथ्वी की सतह की रचना के आधार पे हम देखें कि पृथ्वी का में जो रेगिस्तान है उसका वैश्विक प्रतिशत कितना है, यानी पथरीला रेगिस्तान कितना है, ककरीला, रेतीला या नमकीन वाला रेगिस्तान का परसेंटेज का है। थोड़ा परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग समझिएगा। तो जो पथरीला रेगिस्तान जिसको हम लोग राकी रेगिस्तान कहा जाता है, विश्व का लगभग 70% जो रेगिस्तान है वो पथरीला प्रकार का है। इसके अलावा आप लोग का जो ककरीला रेगिस्तान जो स्टोनी है 20% है, रेतीला लगभग 10% है, और नमकीन या मिश्रित प्रकार का जो रेगिस्तान है वो 1% से भी बहुत ही कम है। तो अगर हम लोग देखें सतह के आधार पे तो हम लोग सबसे ज़्यादा पथरीला आपको मिलेगा लगभग 70%, और ककरीला दूसरे नंबर पे 20% के आसपास, रेतीला केवल लगभग 10% रेगिस्तान पाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। अब एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं आप लोग से कि जो रेगिस्तान होता है इसके बनने का मुख्य कारण क्या रहा है। रेगिस्तान के बनने का मुख्य कारण क्या है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि वर्षा की अत्यधिक अगर कमी हो तो रेगिस्तान बनेगा। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र में जहाँ हवाओं का अवरोहण होता है, जैसा हम लोग जानते हैं कि 30 से 35 अंश अक्षांश के आसपास के क्षेत्रों में हवाओं का अवरोहण होता है, इसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं। यहाँ भी रेगिस्तान आपको मिलेगा। वृष्ट छाया क्षेत्र हो, रेन शेडो एरिया हो, अर्थात जिस तरफ से मानसूनी यानी जिस तरफ से आर्द्र हवाएं जा रही हैं उसके विपरीत हवा वाले क्षेत्र को हम लोग, विपरीत पर्वतीय क्षेत्र को हम लोग रेन शेडो एरिया कहते हैं। तो वहाँ भी रेगिस्तान का निर्माण हो सकता है, जैसे गोबी रेगिस्तान और लेह रेगिस्तान का निर्माण। इसके अलावा ठंडी महासागरीय धाराएं जहाँ बहती हैं जिस तटीय क्षेत्र में, वहाँ भी रेगिस्तान बन सकता है। जैसा हम लोग आपको बताए ही थे कि जो आपका आटाकामा रेगिस्तान है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान है। इस प्रकार महासागरीय ठंडी धाराओं के प्रभाव के कारण हो जाता है। हवाओं का अवरोहण हो, यानी हवाएं जहाँ पे नीचे आती हैं वहाँ पे भी इस प्रकार का मरुस्थल बनता है, यानी जहाँ हवाएं नीचे आती हैं वहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में हवाएं ठंडी होने के कारण, भारी होने के कारण नीचे आती हैं, इसलिए वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है, और वर्षा नहीं होती इसलिए रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। इसी तरीके से 30 से 35 अंश अक्षांश के आसपास भी हवाएं नीचे की तरफ आती हैं, यानी हवाओं का अवरोहण होता है और वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं, और जो होता है रेगिस्तान का निर्माण होता है। महाद्वीपीयता, महाद्वीपा मतलब जो पृथ्वी के बहुत आंतरिक भाग में स्थित जो क्षेत्र है वहाँ भी निर्माण हो सकता है रेगिस्तान का, जैसे काराकुम और या जो किजिलकुम रेगिस्तान का निर्माण महाद्वीप के काफ़ी आंतरिक भाग में होने के कारण इसका निर्माण हुआ। जैसे हम लोग कहते हैं जो गोबी मरुस्थल का जो निर्माण, हम आपको उदाहरण के लिए बता दें, और लेह जो मरुस्थल जो भारत का है उसमें वृष्ट छाया क्षेत्र रेन शेडो एरिया होने के कारण निर्माण हुआ। ये हिमालय के रेन शेडो एरिया में पड़ते हैं। उच्च तापमान और वाष्पीकरण अगर कहीं पे होता है तो भी रेगिस्तान बनने की संभावना रहेगी, हो जाती है। इसके अलावा मानवीय कारणों में देखा जाए तो अत्यधिक वनों की कटाई, अति चराई, जल संसाधनों का बहुत दोहन, अधिक दोहन करना, और क्लाइमेट चेंज भी मरुस्थलों के निर्माण में एक भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोग देखें कि विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों की अगर हम लोग चर्चा करें कि विश्व में कौन से रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो प्रमुख रेगिस्तानों की चर्चा हम आप लोग से करेंगे। तो अंटार्कटिका जो रेगिस्तान है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एक बार पुनः मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ी रेगिस्तान जो है अंटार्कटिका रेगिस्तान है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, जो दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आर्कटिक है। इसका 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, रूस, नॉर्वे और आइसलैंड देश में पाया जाता है। आर्कटिक तो दुनिया के जो दोनों मरुस्थल हैं ये ठंडे मरुस्थल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल, और आर्कटिक मरुस्थल जो है ये दूसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मरुस्थल है।
तो जो सबसे सहारा जो रेगिस्तान है ये लगभग 9.2 मिलियन यानी लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। देखिए, तो ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। देखिएगा, अंटार्कटिका रेगिस्तान का क्षेत्रफल जहाँ 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, वहीं सहारा का 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, ना कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा अंटार्कटिका है, जैसे आप लोग चित्र में दिख भी रहा है कि अंटार्कटिका रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, लेकिन ये ठंडा रेगिस्तान है। अगर गर्म रेगिस्तान की बात किया जाए तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। जो चौथा सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो अरब रेगिस्तान है। ये लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये आपको सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, जॉर्डन और इराक देश में पड़ेगा। गोबी रेगिस्तान है, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये मंगोलिया और चीन की सीमा पर है, ये ठंडा रेगिस्तान है। काला रेगिस्तान लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर पे अर्ध शुष्क प्रकार का है। अन्य रेगिस्तानों की अपेक्षा थोड़ा यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। यह मुख्य रूप से कालाहारी बोत्सवाना देश में पड़ता है। इसका कुछ भाग नामीबिया और साउथ अफ्रीका में भी पड़ता है। एक पैटागोनिया है, या जिसको मांटे रेगिस्तान भी कहा जाता है। ये चिली और अर्जेंटीना देश में है। लगभग इसका जो क्षेत्रफल है ये 0.67 मिलियन वर्ग किलोमीटर, या हम लोग कह सकते हैं 6.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, लगभग 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक सीरियन मरुस्थल है जो सीरिया, जॉर्डन, ईरान, इराक और सऊदी अरब में है। यानी जो सीरियन मरुस्थल है ये सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी में है। ये लगभग 5.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ग्रेट बेसिन एक है, ये 4.9 लाख वर्ग किलोमीटर यूएसए में। तो ये विश्व के अगर देखें तो प्रमुख मरुस्थल है। ये तो बहुत और भी रेगिस्तान है। एक कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है, क्या रेगिस्तान को खेती युक्त बनाया जा सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, रेगिस्तान को, ये देखिएगा आप लोग जो चित्र में दिख रहा है, ये नमक युक्त जो रेगिस्तान दिख रहा है जिसमें नमक की परत जमी हुई है। तो जैसे हम आप लोग बता रहे थे कि सिंचाई सुविधा का अगर विकास कर दिया जाए तो रेगिस्तान में कृषि कार्य किया जा सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं कि इम्पीरियल जो घाटी थी यूएसए में थी, वहाँ पे खेती नहीं होती थी, लेकिन पानी का वहाँ पे सुविधा कर दिया गया नहरों के द्वारा, अन्य कारणों के द्वारा, और वहाँ पे बढ़िया से खेती होती है, यानी व्यापक स्तर पे खेती होती है। इसी प्रकार अगर भारत में एक एग्जाम्पल देखें तो राजस्थान का जो श्री हनुमानगढ़ ज़िले हैं या श्री गंगानगर जो ज़िला है, यहाँ पे इंदिरा नहर के जाने के कारण इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर खेती होती है। तो रेगिस्तान के अधिकांश भाग क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं अगर पानी की सुविधा हो जाए, क्योंकि पानी की शुष्कता के कारण ही ये रेगिस्तान बने। अगर पानी की सुविधा हो जाए तो यहाँ खेती हो सकती है। जब हम कभी रेगिस्तान का नाम सुनते हैं तो हमको लगता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं पे वनस्पतियाँ, छोटी मोटी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में कैक्टस, खजूर, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। और उन क्षेत्रों में जहाँ कहीं कहीं पे जल स्रोत हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, वहाँ पर, जिसको हम लोग ओएसिस भी कहा जाता है, जहाँ जल की उपलब्धता है, वहाँ वनस्पतियों का विकास थोड़ा बहुत हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो रेगिस्तान होता है एकदम वनस्पति विहीन हम लोग नहीं कह सकते हैं। और छोटे बहुत से जीव भी पाए जाते हैं, लेकिन जीवों और वनस्पतियों की संख्या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इस क्षेत्र में बहुत कम पाई जाती है। तो आज हम आप लोग को जो जानकारी दिए वो विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में, यानी विश्व के प्रमुख रेगिस्तान का निर्माण कैसे हुआ। एक जानकारी आप लोग को हम और बता दें कि जो दुनिया के सबसे ठंडे और गर्म स्थान, देखिएगा दोनों रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठंडा जो स्थान होगा वो ठंड रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं वोस्टोक जो क्षेत्र है अंटार्कटिका में है, ये विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं विश्व का सबसे, अगर हम गर्म स्थान देखें तो डेथ वैली है, ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया जो मरुस्थल है ये यूएसए में पाया जाता है। इसका अगर हम लोग देखें तापमान देखें तो लगभग 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र में अगर देखें, केबली क्षेत्र है ट्यूनेशिया में, लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। मित्रबाह जो क्षेत्र है, तीसरा जो गर्म क्षेत्र है दुनिया का, कुवैत में लगभग 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ठंडे स्थानों में अगर हम पुनः बता दें आप लोग को, वोस्टोक अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है ये ठंडा रेगिस्तान है। अंटार्कटिका जिसे हम लोग जानते हैं 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 89.2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। अंटार्कटिक डोम एक है, ये भी अंटार्कटिका में है, -82.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फों यास अगर हम देखें, साइबेरिया का क्षेत्र है -लगभग 68 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो हम लोग देखते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं
मुख्य रूप से ये सबसे ठंडे भी हैं। जो गर्म रेगिस्तान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान अंकित किया जाता है, और जो ठंडे रेगिस्तान है अंटार्कटिका या आर्कटिक में, वहाँ बहुत कम तापमान अंकित किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को जो जानकारी आज आप लोग को दी गई वो रेगिस्तान के बारे में दी गई कि रेगिस्तान का निर्माण किस प्रकार का होता है, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान के बारे में। तो आप लोग को इसको सही से याद कर लेना चाहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाली आप लोग की परीक्षाएं हैं, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि यूजीसी है, या अभी जो पीजीटी और टीजीटी की एग्ज़ाम होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन इन सब से आते हैं। और जो आप लोग को हम लोग स्रोत देते हैं, ये ऑथेंटिक स्रोत से देते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से कोई भी अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो उसको देखते हुए कि आप लोग के लिए क्या उपयोगी है, उस तरीके का मटेरियल विभिन्न तथ्यात्मक रूप से आप लोग को दिया जाता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी।